हाय गाइस, मैं हूं शुभांशु मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद शुभांशु मिश्रा में। सो गाइस, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस टॉपिक को क्यों करना ज़रूरी है, पहले इसका एक तो सीक्वेंस सेकंड है और वैसे भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से केस प्रॉब्लम आते हैं, केस प्रॉब्लम 4 नंबर के लिए आते हैं, प्लस यहाँ से एमसीक्यू भी आ सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक सबसे पहले कर लेते हैं, इसके बाद बाकी के टॉपिक कर लिया जाएगा। देखो, प्रिंसिपल होता क्या है ये बता दूं आपको, फिर चलता हूँ बुकिश लैंग्वेज पे। ठीक है, प्रिंसिपल बेसिकली वो रूल होते हैं, वो बिहेवियर होता है, वो हैबिट्स होते हैं जिनको हमने कभी सीखा है, अप्लाई किया है प्रैक्टिकली, और आज हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि लोगों को शेयर कर सकें कि हाँ भाई हमने ये सीखा था। ठीक है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना ही क्या कहलाता है, प्रिंसिपल को फॉर्मुलेट करना। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपकी केस स्टडी के लिए, 2 मार्क्स के लिए एक बार आया था, आई गेस 2003 या 13 ऐसा कुछ था। ठीक है, वो क्या था कि कैसे ये फॉर्म होता है। तो इसके फॉर्म होने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कैसे फॉर्म होता है, एक्सपीरियंस से, और दूसरा कैसे, देख के, ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, तो 2 तरीके हैं, एक तो खुद ही एक्सपेरिमेंट करो, खुद ही एक्सपीरियंस करो, खुद ही सीखो, और दूसरा क्या है, ऑब्जर्व करो, कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा हो तो वहां से। ठीक है, अब चलते हैं मेन टॉपिक पे, मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है प्रिंसिपल का मीनिंग। मैंने बताया था प्रिंसिपल क्या है, जिसको हमने कभी जिया हो और अब बताने की क्षमता आ गई हो। मतलब दीज आर द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ, जो हमने फंडा अप्लाई किया हो उसकी जो सच्चाई हो वो ट्रूथ बताने वाला क्या है, ये एक स्टेटमेंट है। और ये क्या है, एक गाइडलाइन है जो कहाँ हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन मेकिंग में क्यों हेल्प करेगा, क्योंकि मैनेजमेंट मेन टूल जो है वो किसका है, डिसीजन लेने का। इसलिए डिसीजन मेकिंग में और ट्रूथ का जो फंडामेंटल होता है वही क्या कहलाता है, प्रिंसिपल। ठीक है, अब इस प्रिंसिपल को बहुत सारे लोगों ने दिया, टाइम टू टाइम सब लोगों ने दिया। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं किसने दिया था, फेओल जी ने दिया था। ठीक है, फेओल ने ये प्रिंसिपल दिया जनरल प्रिंसिपल के नाम से। क्यों दे सके, क्योंकि इन्होंने कई सारी कंपनियों में चेयरमैन के तौर पे, चेयरपर्सन के तौर पे या हेड मैनेजर के तौर पे काम किया था। तो वहां से इन्हें जो एक्सपीरियंस गेन हुआ उसको इन्होंने बताया इन प्रिंसिपल्स में। ठीक है, ये कितने प्रिंसिपल्स थे, तो बेटा ये 14 प्रिंसिपल थे। किसने दिया था, फेओल ने दिया था। ठीक है, अब फेओल जी जो ये प्रिंसिपल दे रहे हैं, इसकी वजह से इनको कुछ मिलना चाहिए, इनका कुछ नाम होना चाहिए। यस, नाम होना चाहिए। इसके लिए इनको एक उपाधि दी गई, एक अवार्ड कह लो। क्या दिया गया कि ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फादर कहे जाएंगे आज से। आमतौर पे यही होता है, जब कोई व्यक्ति किसी नए इनिशिएशन को, नए एक्सपेरिमेंट को जन्म देता है तो उसको उसी का फादर मान लिया जाता है। ठीक है, वही यहाँ पे भी हुआ। आओ एक एक करके सारे प्रिंसिपल देखना शुरू करते हैं। पहला प्रिंसिपल क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क से आपको नाम से ही पता चल रहा है कि वर्क शुड बी डिवाइडेड। लेकिन क्या ये डिवीजन, आप बताओ, ये डिवीजन क्या इनके हिसाब से ऐसे कि कामों के हिसाब से हो, टेन्योर के हिसाब से हो, ऐसा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे होना चाहिए, ये डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए इनटू कंपैक्ट जॉब। किस तरह की जॉब है, जॉब की एलिजिबिलिटी के हिसाब से इसको बांट दो। मतलब एक कोई काम है, लेट से एक फैक्ट्री है, वहां पे चलाना है 4 लोगों के द्वारा। ठीक है, कोई उसका प्लानर होगा, कोई अकाउंटेंट होगा, कोई एग्जीक्यूटर होगा, कोई सुपरवाइजर होगा। तो इस तरह से जो एग्जीक्यूटर, सुपरवाइजर, अकाउंटेंट मैं कह रहा हूं ना, ये कैसे कह पा रहा हूं, क्योंकि मैंने डिवाइड किया है वर्क को ऑन द बेसिस ऑफ कंपैक्टिबिलिटी ऑफ द जॉब। जॉब को बांटना के क्यों बांट रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा, तो हमारा ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है, अलोकेट करेंगे उन एम्प्लॉइज को, उन इंडिविजुअल्स को जो इसके लिए क्या होंगे, क्वालिफाइड होंगे, इलिजिबल होंगे और एक्सपीरियंस होंगे। मतलब वर्क को बांटना ही नहीं होता डिवीजन ऑफ वर्क में, वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू द कंपैटिबिलिटी ऑफ द जॉब। साथ ही साथ ये किसको बांटेंगे, अलोकेट करेंगे वर्क को ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, आई होप इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आओ सेकंड करते हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताना। अथॉरिटी मतलब होता है अधिकार, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है कर्तव्य, काम करने के लिए आपके ऊपर सौंपी गई जिम्मेदारी।
मैं आपसे बोलूं कि बेटा एक काम कर देना, हमारे कमरे से जाना और पैसे लेना, मेरे फोन पे आप रिचार्ज करवा देना। हाँ, लेकिन आपको रूम की की नहीं दे रहा हूं, हो पाएगा? आपका आंसर होगा सर कैसी बात कर रहे हैं, नहीं हो सकता ना। तो वही चीज है, यहाँ पे कह रहे हैं कि देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन बोथ। जितना आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उतनी ही अथॉरिटी मिल जाए फिर सही है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है और अथॉरिटी कम है तो भी प्रॉब्लम है, अगर अथॉरिटी ज्यादा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है तो भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के पास सोचो कि ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि आप फंड चाहे जितना निकाल सकते हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई भी चीज नहीं है। कह रहे हैं लेकिन आपसे साहब काम करने से कोई मतलब नहीं है, बस मस्त मौला पैसा निकालो। क्या करेगा वो आदमी? कुछ नहीं करेगा, सारे पैसे ले जाएगा, उड़ाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में इन दोनों चीजों के बीच का एक क्या होना चाहिए? संतुलन होना चाहिए। ठीक है, अगर इनके बीच का बैलेंस ना हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों प्रॉब्लम होगी? क्योंकि कोई व्यक्ति हो सकता है अथॉरिटी को ज्यादा एक्सरसाइज करके ऑर्गेनाइजेशन को करे एक्सप्लॉइट, या हो सकता है कोई व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज्यादा पा करके हो जाए फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है, तो दोनों तरह से ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन बना रहे लोगों का, इसके लिए क्या जरूरी है? इन दोनों के बीच का बैलेंस होना। ठीक है, वैसे कई बार आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इनका पर्टिकुलर एक प्रिंसिपल का क्या फायदा है, क्या पॉजिटिव इंपैक्ट है और क्या निगेटिव। शायद इतना मैं एग्जांपल दे पा रहा हूं, ऐड कर पा रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है ये आइडेंटिफाई करने में क्या इसका फायदा है क्या नुकसान है, तो आप मुझे बोलना, एक वीडियो इस पे भी सेपरेट बनाऊंगा कि इन सब के क्या क्या इंडिविजुअल बेनिफिट्स हैं और क्या क्या इनका डिसएडवांटेज है या क्या इनका इम्पैक्ट है। ठीक है, चलो थर्ड प्रिंसिपल देखते हैं, ये क्या कहता है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन समझते हो क्या? कि हर जगह का एक रूल होता है, एक रेगुलेशन होता है, हमें उसको करना होता है फॉलो अप। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रूल और रेगुलेशन होता है, उसको करना होता है फॉलो अप। अगर ना किए, हर इंडिविजुअल ने ना किया, तो तकलीफ आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन में। इन रूल और रेगुलेशन को मानना होगा। जैसे क्या? इनके बीच में डिफेक्ट नहीं आना चाहिए। डिफेक्ट मतलब क्या समझ रहे हो? रिलेशन में डिफेक्ट। इनके रिलेशनशिप में डिफेक्ट ना आने चाहिए। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ना हो जाए कि मैनेजमेंट कह रहा है कि भैया 4 यूनिट बनानी है और वर्कर्स कह रहे हैं कि 2 ही बना पाएंगे। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तभी वहां पे क्या होता है? लोगों के बीच में आपस में झगड़े होते हैं, ग्रेवियंस होते हैं। ठीक है, इसके लिए एक हमारे पास स्पेशल मैनेजमेंट टीम बनाई गई है, उसका नाम क्या रखा गया है? ग्रेवियंस मैनेजमेंट। ठीक है, शॉर्ट में इसको जीएम भी लोग बोलते हैं। ये सुपरवाइजरी लेवल पे होती है, इम्प्लॉइज एम्प्लॉयर, इम्प्लॉइज इम्प्लॉइज और इम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच के झगड़े को दूर करने के लिए। मतलब हो सकता है कोई झगड़ा हो इम्प्लॉई और इम्प्लॉई के बीच में। दूसरा ये भी चांस है इम्प्लॉई के झगड़े हो जाएं इम्प्लॉयर से, और तीसरा ये भी चांस है कि इम्प्लॉयर के झगड़े मतलब मैनेजमेंट का झगड़ा मैनेजमेंट से ही हो जाए। तो ये लोग होते हैं ग्रेवियांस मैनेजमेंट करने के लिए। ठीक है, चलो इसके बाद क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है बेटा? यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि देयर शुड बी वन सुपीरियर फॉर द सबऑर्डिनेट्स। तो आपका क्वेश्चन होगा सर क्या एक ही सबऑर्डिनेट भी रख दें क्या? एक ही सुपीरियर भी रख रहे हैं तो एक ही सबऑर्डिनेट रख दें क्या? मैं कहूंगा पागल हो क्या? अच्छा बताओ, एक ऑर्गेनाइजेशन में अंबानी जी हैं, अंबानी जी के नीचे काम करने वाला एक ही व्यक्ति हो, मजा आ जाएगा? कहोगे कैसी बात कर रहे हैं? नहीं आ सकता ना। क्यों नहीं आ सकता? इसके पीछे एक ही रीजनिंग है कि भैया ठीक है सुपीरियर एक है, सबऑर्डिनेट एक ही होगा। सोचो एक एम्प्लॉय के लिए एक मैनेजर, कितना खर्चीला हो जाएगा सिस्टम। इसलिए सुपीरियर एक होना चाहिए। अब सुपीरियर एक होने के फायदे क्या क्या हैं? अगर सोचो कि ये एक सुपीरियर है और ये दूसरा सुपीरियर भी सेम लेवल पे है, मतलब ये तो वही बात हुई कि मेरे घर पे मैं भी हूं और पापा भी हैं। ठीक है, साथ ही साथ एक हमारे यहाँ काम करने वाला कौन है? रामू। इस रामू को मैंने कहा रामू जाके चाय लाओ, पापा ने कहा रामू जाके खाना लाओ, और सेम टाइम पे कह रहे हैं, सेम सुपीरियर्स हैं लेकिन सबऑर्डिनेट एक है। सोचो क्या हो जाएगा? ये कर पाएगा? कभी नहीं कर सकता। इसके पीछे एक ही रीजनिंग है, क्या इसके 4 हाथ पांव है क्या?
एक बार में एक ही टास्क कंप्लीट करेगा। कंफ्यूजन आ सकता है इसके मन में, ये फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है, मोटिवेशन की कमी हो सकती है अगर ज्यादा सुपीरियर हो गए एक सबऑर्डिनेट के ऊपर। मतलब आदेश जो होना चाहिए, ऑर्डर शुड बी रिसीव्ड फ्रॉम वन सुपीरियर, तभी काम अच्छे से हो सकता है, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। फिर क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन की यूनिटी होनी चाहिए। कौन सी डायरेक्शन? मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं, बताना। लेट से एक टीम है, मार्कर में इंक नहीं क्या? तो लेट से एक टीम है, यहाँ पे 4 लोग हैं, ये टीम का कॉमन गोल है, ठीक है। कॉमन गोल मतलब यहाँ पहुंचना है हर किसी को। लेट से एक व्यक्ति है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, और तीसरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, चौथा इस डायरेक्शन में जा रहा है, और पांचवा इस डायरेक्शन में जा रहा है। बोलो क्या ये गोल तक सब पहुंच पाएंगे? आप कहोगे सर ये वाले तो नहीं पहुंच पाएंगे, डेफिनेटली 3, और ये 2 पहुंच जाएंगे। तो यही बात मैं कह रहा हूं कि इनके बीच में क्या होना चाहिए, डायरेक्शन एक होना चाहिए, मतलब यूनिटी होनी चाहिए डायरेक्शन की। कहीं ऐसा ना हो जाए कि डायरेक्शन अलग अलग हो जाए सारे वर्कर्स का, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने प्रिंसिपल क्या बताया, कहा कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए, डायरेक्शन में एकता हो, ठीक है। फिर क्या इन्होंने बताया था, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जनरल इंटरेस्ट। कह रहे हैं कि कभी भी ये जो वर्कर्स है ना ऑर्गेनाइजेशन में, इनका जो इंटरेस्ट है, समझते हैं कि इनका इंटरेस्ट है, गड़बड़ नहीं है, लेकिन यहाँ ग्रुप का होता है। ग्रुप का इंटरेस्ट मतलब गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, इसी को अचीव करने के लिए आप इनको फोर्स ना करो, सबऑर्डिनेशन कर दो, इनको आप कन्वर्जन कर दो, इनको आप ट्रांसफॉर्म कर दो कि हाँ भाई ये वाला गोल अचीव कर लेंगे तो हमारा भी हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज का गोल क्या होता है? आप कहोगे कि सर ऑर्गेनाइजेशन का मेन जो गोल होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को जाने के लिए, वो यही होता है कि हमें क्या मिलेगी, सैलरी। मैंने पूछा तो बेटा ये सैलरी कहाँ से मिलती है? आपने बताया सर ये सैलरी मिलती है जो ऑर्गेनाइजेशन का होता है प्रॉफिट। हमने कहा वेरी वेरी गुड। क्यों? क्योंकि अब ये प्रॉफिट अगर ना हुआ तो ये सैलरी भी नहीं मिलेगी, है ना। तो यही चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का गोल ही हो जाए कि अपना सैलरी नहीं, सैलरी तो मिल ही जाएगी, पहले प्रॉफिट बना लो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयज भी बढ़ेंगे, हर इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो जाएगा जब ऑर्गेनाइजेशन का होगा, ठीक है। फिर 7 नंबर में इन्होंने क्या प्रिंसिपल दिया, इन्होंने कहा कि रेम्यूनरेशन देना चाहिए, किसको, टू एम्प्लॉयज। अच्छा ये क्या रेम्यूनरेशन एम्प्लॉयज के लिए ही है क्या? मतलब मैं अगर बात करूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे एक सफाई करने के लिए क्लीनर लगा हुआ है, उसको पेमेंट हम 1 लाख देते हैं, साथ ही साथ एक मैनेजर है सेम ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम लोगों ने पेमेंट जो रखा है वो 20,000 का रखा है। बोलो कर पाएंगे दोनों? दोनों नहीं कर पाएंगे। एक तो इस सफाई वाले को अपने ऊपर एक वो नाज टाइप का रहेगा कि यार मेरी इतनी सैलरी है मैं बैठूंगा, ठीक है, और इसको मैनेजर को शर्म आएगी इसके सामने कि इससे भी कम सैलरी मिल रही है, क्या करूं, ठीक है। तो दोनों काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, फेयर रिम्यूनरेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक कीवर्ड सुन लो, फेयर फेयर फेयर। क्या होना चाहिए, देयर शुड बी फेयर रिम्यूनरेशन। तो ये रिम्यूनरेशन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हो, एक तो एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक ही हो, साथ ही साथ एम्प्लॉयर मतलब ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक हो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ऑर्गेनाइजेशन को घाटा लग रहा हो, एम्प्लॉयज का तो फायदा ही फायदा है, ठीक है। तो इसलिए दोनों को चलना है, इसलिए गोल जो सॉरी जो इनको रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। फिर है 8वां जो इन्होंने दिया है वो क्या है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। मैंने आगे लिख दिया डिसीजन मेकिंग। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर क्या करते हैं, डिसीजन बनाते हैं, ठीक है। डिसीजन इनको लेना होता है, ये कह रहे हैं डिसीजन कुछ कैसे होने चाहिए, कुछ सेंट्रलाइज्ड हो, एक आदमी डिसीजन ले और सबको बोल दे, ठीक है। और कुछ डिसीजन कैसे हो, सब लोगों से कंट्रीब्यूट करके खुद में ले, मतलब कुछ चीजें संक्षिप्त होनी चाहिए, कुछ चीजें फैली हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसका एक परफेक्ट एग्जांपल आपको देता हूं। देश में एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उसी सीक्वेंस में आगे निकल के आओगे, उनके कुछ मिनिस्टर्स होते हैं, उनके सांसद होते हैं, साथ ही साथ इनके नीचे काम करने वाले विधायक होते हैं, वगैरह वगैरह। मतलब मैं बात करूं पूरा का पूरा सिस्टम, तो ये कई पार्ट्स में बटा होता है, ठीक है। अब देखो कुछ डिसीजन कौन लेता है, बजट का जो अलोकेशन होता है,
अलोकेशन, ठीक है, ये कौन करता है? ये पीएम और फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। ये दोनों अप्रूव करते हैं कि देखो भाई, स्पोर्ट्स सेक्टर को लेट से इन्होंने दे दिया 4,000 करोड़ रुपए। 4,000 करोड़ रुपए इन्होंने स्पोर्ट्स सेक्टर को अलोकेट किया। अब बोलो, उस पर्टिकुलर स्टेट के स्पोर्ट मिनिस्टर ही तो देखेंगे ना कितना देना है, ठीक है। तो एक डिसीजन था सेंट्रलाइज्ड, कितना देंगे ये डिसाइड कर दिए। अब इसमें से अपने स्टेट के लिए कितना अलोकेट करेंगे, पर्टिकुलर किस वाले गेम के लिए कितना अलोकेट करेंगे, ये कौन देखेगा और कैसे खर्च होगा, ये वहां का मिनिस्टर देखेगा। इसलिए कुछ डिसीजन होने चाहिए सेंट्रलाइज्ड और कुछ होने चाहिए डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है। आगे के प्रिंसिपल इसी में मैं लिखता हूं, एक सेकंड थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। चलो, नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो क्या है? स्केलर चेन। 9 नंबर का है स्केलर चेन। बेटा ये प्रिंसिपल क्या कहता है बता देता हूं आपको। इसमें दो बातें हैं, एक तो है स्केलर चेन और दूसरा क्या है? गैंग प्लैंक। स्केलर चेन क्या कहता है? कह रहा है कि दो ऑर्गेनाइजेशन के दो डिपार्टमेंट्स के बीच में क्या होना चाहिए? वे ऑफ कम्युनिकेशन डिसाइडेड होना चाहिए। लेट से ये किसी डिपार्टमेंट का हेड है जो नाम है क्या? ए। इसके अंदर दो डिपार्टमेंट रन करते हैं, एक है इसके अंदर एक मैनेजर बी काम कर रहा है, एक मैनेजर सी काम कर रहा है। इसी के दूसरे वाले डिपार्टमेंट में एक मैनेजर ई काम कर रहा है और एक मैनेजर एफ काम कर रहा है। आमतौर पे सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है कि सी को कुछ भी बताना होगा तो बी को बोलेगा, बी ए से बोलेगा, साइमल्टेनियसली ए ई से बोलेगा और ई एफ से बोल देगा, ऐसा, ठीक है। तो देयर शुड बी प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन द टू डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बट इन केस ऑफ अर्जेंसी, मतलब अगर कोई इमरजेंसी वाले काम आ जाए, कोई अर्जेंट काम आ जाए, तो उस केस में क्या कर सकते हो? ये सी को कम्युनिकेट करना है, लेट से कोई चीज एफ को, तो सी डायरेक्टली एफ से कम्युनिकेट कर सकता है। इस ब्रेकडाउन को क्या बोलते हैं? इस ब्रेकडाउन को बोलते हैं गैंग प्लैंक, ठीक है। तो अब चलो, ये हो गया स्केलर चेन और गैंग प्लैंक। अब करते हैं अपना 10 नंबर का प्रिंसिपल। 10 नंबर का प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा? 10 नंबर का प्रिंसिपल कहता है कि ऑर्डर होना चाहिए। देयर शुड बी एंड डिफाइन ऑर्डर ऑफ पीपल एंड थिंग्स। आप कहोगे सर इतना समराइज आपने कर दिया। यस, दो कीवर्ड हैं, एक तो डिफाइंड सीक्वेंस होना चाहिए पीपल का कि कौन सा व्यक्ति कहाँ मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन में हर व्यक्ति का एक केबिन होता है या एक डिपार्टमेंट होता है, वहां हर कोई मिल सकता है, ठीक है। तो एक सीक्वेंस क्या होना चाहिए? डिफाइन, कि कौन सा पर्सन कहाँ अवेलेबल है और कौन सी चीज जो काम में आएगी वो कहाँ अवेलेबल है। ये दोनों चीजें डिफाइंड होनी चाहिए, ऑर्डर में होना चाहिए, अदरवाइज काम को नहीं कर पाओगे। इस पे एक फेमस केस स्टडी है, मैं बता देता हूं आपको कि लेट से मिस्टर राम एक एम्प्लॉय है, उसको ये नहीं पता है कि हमें जो लगने वाली है मटेरियल वो कहाँ पे अवेलेबल होगी, किस डिपार्टमेंट से लेके आएंगे यहाँ पे, और साथ ही साथ उसे ये भी नहीं पता है कि जो ब्लूप्रिंट्स अवेलेबल हैं, ब्लूप्रिंट समझते हो क्या? नक्शा कह लो, ठीक है, मैप, ठीक है। तो ये चीजें कहाँ पे रखी हैं और कैसे बनाना है ये भी नहीं पता है, साथ ही साथ इसको लगने वाली मटेरियल का भी कोई नॉलेज नहीं है। आप बताओ यहाँ पे कौन से प्रिंसिपल का लैक ऑफ हो रहा है? आप बोल सकते हो कि देयर इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर स्लैक, ठीक है। इसी प्रिंसिपल का क्या है? लैक ऑफ है। अब इसके बाद 11 नंबर का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है बेटा? वो कहता है इक्विटी। इक्विटी क्या कह रहा है? इक्विटी मतलब ऑल इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली, ट्रीटेड
इक्वली। सारे इक्वल्स को कैसा ट्रीट किया जाना चाहिए? इक्वल। मतलब कि कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट या कलर या अदर बेसिस पे क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। मतलब देयर शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन एमंग द पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज हर कोई व्यक्ति है अगर, तो हर किसी को व्यक्ति जैसा ट्रीटमेंट दो, व्यक्ति जैसा व्यवहार दो। ऐसा न कर दो कि उसके साथ कुछ अनजस्टिफाइड बातें हो पाए। ठीक है, तो सारे इक्वल्स जो ऑर्गेनाइजेशन में सारे पीपल जो काम कर रहे हैं उनको कैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए? इक्वली। ऐसा कौन कहता है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में फेओल जी कहते हैं। ठीक है, अब 12 नंबर के प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। ये क्या कहता है? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर शुड बी स्टेबल। टेन्योर समझते हो क्या? पीरियोडिसिटी स्टेबल होनी चाहिए। मान लो एक बार हमने प्रिंसिपल जो अप्लाई किया वो हमने बांटा था टाइम पीरियड को कैसे? वीकली। अब बताओ दोबारा इस चीज को अगर हमें करना है, फिर से एक्सरसाइज करना है और कंपैरिजन बनाना है, तो कैसे करेंगे? मंथली कर लें? आप कहोगे पागल हो गए हैं क्या? यही मैं भी कहना चाहता हूं। मतलब टेन्योर अगर एक बार वीकली फिक्स किया गया है मेजरमेंट का, तो हर बार वीकली होना चाहिए, या फिर मंथली बना दिया तो अब मंथली ही रहेगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद 13वां प्रिंसिपल क्या है? इनिशिएटिव। ये क्या कहता है? ये कहता है कि हर व्यक्ति को एटलीस्ट एक बार ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूशन का इनिशिएटिव मिलना चाहिए। मतलब एवरी इंडिविजुअल शुड हैव एटलीस्ट वन चांस टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऐसा ना हो जाए कि इस व्यक्ति को कभी चांस ही नहीं मिला कि भैया आप भी कुछ करना चाहते हो, कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो तो दे लो। इसके लिए एक फेमस केस स्टडी है, मैं आपको बताना चाहूंगा। वो क्या है? उसमें ऐसा रहता है कि मिस्टर राम एक क्या है? एम्प्लॉई हैं। ठीक है, एम्प्लॉई है, मैनेजर नहीं है, एम्प्लॉई है। हाँ, लेकिन इनके मन में एक ख्याल आता है, किसके लिए? ऑपरेशन की कास्ट को कम करने के लिए। ये कास्ट को रिडक्शन का एक टेक्निक इनके दिमाग में आ गया है। ये सोच रहे हैं, बता दूं क्या? और ये प्रिंसिपल बताने के लिए किसके पास जाते हैं? मिस्टर मैनेजर के पास। ये मैनेजर से कहते हैं सर मेरे मन में एक ख्याल आया, आप सुन लीजिए। आप कहेंगे कि क्या मैंने मार्वलस प्लान बनाया है, मजा आ जाएगा। ठीक है, अब मैनेजर साहब क्या बोलते हैं? मैनेजर साहब कहते हैं तुम्हारा काम क्या है? काम को करना। ठीक है, तुम अब दोबारा से ऐसे ख्याल कभी मत लाना, मेरा काम है प्लानिंग, मैं कर लूंगा, तुम अपना काम करो। ऐसे में क्या होगा? ये आदमी मिस्टर राम टूट जाएगा, कभी भी ऐसा इनिशिएशन नहीं लेगा। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल लैक हो रहा था बेटा? आप बता दोगे कि सर यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव लैक हो रहा है। ठीक है, अब 14th नंबर का प्रिंसिपल क्या है? स्पिरिट डी कॉप्स। इट इज क्वाइट टेक्निकल। क्या कहता है स्पिरिट डी कॉप्स? स्पिरिट डी कॉप्स कहता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के बीच की एक स्पिरिट होनी चाहिए। वो स्पिरिट कैसी हो? डी कॉप्स। इसको और वर्ड्स में बात करूं, इजीएस्ट वे में बात करूं, तो इसको क्या कहते हैं? टीम। मतलब हमारे अंदर एक भावना हो कि हम टीम की तरह काम करें, इंडिविजुअली ना करें। ठीक है, मतलब टीम का स्पिरिट हर ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस नहीं कर सकती इन द लॉन्ग रेंज। ठीक है, तो यहां तक के हमारे 14 प्रिंसिपल कंप्लीट हुए। इसमें अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या या कोई भी डाउट आ रहा है, तो आप डेफिनेटली हमारे नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल नजर आए। आपको कोई इस वीडियो के रिगार्डिंग में सुझाव देना है या आपको अगला किसी टॉपिक पे वीडियो पाना है, तो उसके लिए भी आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो। और भी जो कुछ भी डाउट हो बेझिझक पूछ सकते हो। इसमें कोई फर्क नहीं है आप कहाँ से हो, कौन हो, किससे पढ़ते हो, मैटर नहीं करता। केवल मैटर करता है आपका डाउट, मेरा सलूशन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। टाटा, बाय बाय।